के सेंटर हॉस्पिटल के हॉल में एक स्टाफ बॉय और दो आदमी जिन्होंने सूट पहने हुए थे मुर्दा घर की तरफ बढ़ रहे थे। स्टाफ बॉय बातूनी था और बोले जा रहा था, हमारे मुर्दा घर में ये लाश 3 महीने से यूं रखी हुई है। पता नहीं क्यों इनके परिवार ने इस लाश का फ्यूनरल नहीं किया। शायद उनकी संतानें नकारा होंगी। ये सुनकर सूट वाला एक बंदा उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि दूसरे सूट वाले आदमी ने उसे अपनी उंगली के इशारे से रोक दिया और चुप रहने को कहा। वे मुर्दा घर में पहुंचे जहां एकदम ठंड थी और बहुत सारे फ्रीजर लॉकर थे। स्टाफ बॉय ने एक लॉकर चैम्बर खोला और पीछे हट गया। दोनों सूट वाले बंदे उस डेथ लॉकर के पास आए और लाश को देखा जो कई जगह से नीली पड़ चुकी थी। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मास्टर लैंग की थी। तभी मास्टर लैंग की लाश पर एक आंसू की बूंद गिरी जिसे एक सूट वाले आदमी ने देखा। उसने तुरंत दूसरे सूट वाले बंदे के चेहरे को देखा। उस सूट वाले आदमी की आंखों में आंसू थे। एक बेटा अपने पिता की लाश पर आंसू बहा रहा था। रियो सर, मेरे डैड को किसने मारा? मिस्टर शून को रयो की आवाज सुनाई नहीं दी तो वो बोला, जी क्या सर? मेरे बाबा को किसने मारा? रयो की आवाज सुनकर मिस्टर शून डरकर 2 कदम पीछे हटे और डेथ फ्रीजर से टकराकर नीचे गिर गए। रियो की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। ऑनर ऑफ हेड जोरो योशिदा ने। जोरो को ये नाम मास्टर लैंग ने ही उसकी हैवानियत के लिए दिया था। वो जब भी किसी मिशन पर जाता तब लाशों का महल खड़ा कर देता, हर एक कत्ल को यादगार बनाता था। अगर कोई कमजोर दिल का आदमी जोरो द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को देख लेता तो वही उल्टियां करने लगता। इसलिए मास्टर लैंग ने जोरो को ये नाम दिया था। रियो जोरो का नाम सुनकर सोचने लगा, जोरो योशिदा, वो तो बाबा का फेवरेट स्टूडेंट था ना? रयो का सवाल सुनकर मिस्टर शून ने हाँ में सर हिलाया। रयो ने जोरो को बचपन में 1-2 बार अपनी बहन माया के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था। मिस्टर शून, बाबा के फ्यूनरल की तैयारी करो। मिस्टर शून वहां से उठे और हाँ में सर हिलाकर चले गए। रयो ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करने लगा। मास्टर लैंग का फ्यूनरल जापानी रीति रिवाजों के अनुसार हो रहा था। रयो ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उस फ्यूनरल में कई निंजा समुदाय के गुप्त निंजा शामिल हुए थे। रयो फ्यूनरल की सभी परंपराओं का पालन कर रहा था, पर रयो की बहन माया इस फ्यूनरल में नहीं आई थी। आए हुए मेहमानों में इसी बात की चर्चा हो रही थी। फ्यूनरल की सभी परंपराएं निभाने के बाद सभी निंजा एक गुप्त कमरे में इकट्ठे हुए जहां वे आगे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक 45 वर्षीय निंजा मास्टर बोल उठा, बेटा रयो, हम सभी निंजा ने तय किया है कि मास्टर लैंग की जगह तुम्हें दी जाए। क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मुझे ये स्वीकार है। मास्टर फूजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी कुछ व्यक्ति जो समुराई आर्मर पहने हुए थे कमरे में दाखिल हुए। उनके बीच में छोटे बालों वाली एक 5 फुट की लड़की खड़ी थी। उसके साथ समुराई लीडर डाइसुके नाकामुरा भी था। सभी निंजा समुराई को देखकर चिढ़ गए। निंजा और समुराई कई सदियों से जानी दुश्मन रहे थे। ये कमीने समुराई यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम्हारी बहन माया इनके साथ क्या कर रही है? जी मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। आखिर क्यों? ये समुराई हमारे जानी दुश्मन हैं। ये खुद को हमसे बड़ा मानते आए हैं और हमें किसी गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। जोरो निंजा समुदाय के हर दांव पेच को जानता है, इसलिए अब तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। बस अब और नहीं, जोरो को पकड़ने के लिए समुराय हमारी मदद करेंगे। हम निंजा और समुराय को एक होना होगा। ये समुराई यूं ही किसी की मदद नहीं करते। तुमने इन्हें ऐसा क्या दिया है जो ये हमारी मदद करना चाहते हैं? मास्टर फूजी ने ये गुस्से में कहा था, पर यह सच था कि समुराई निंजा समुदाय को छोटा मानते आए थे, क्योंकि समुराई ये मानते थे कि निंजा उनकी तकनीक को चुराकर विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए बिना किसी लालच के वो दोनों एक नहीं हो सकते। फूजी की बात सुनकर
रयो एकदम से चुप हो गया था। तभी माया आगे आई। जोरो का नाम लेते ही माया का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो कुछ पल के लिए रुकी। अगर समुराई जोरो योशिदा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं माया लेंग समुराई लीडर दाइसुके नाकामुरा से शादी कर लूंगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। मास्टर फूजी और गुस्सा हो गए। बदले की आग में तुमने अपनी बहन को ही बेच दिया, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। निंजा समुदाय की परंपरा को किसी के बदले की आग में मिटने नहीं दूंगा। मास्टर फूजी की बात को रयो काटते हुए बोला। परंपरा बचाए रखने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। जो मेरे इस फैसले से सहमत है वो इस तरफ आ जाए। ये सुनकर सभी निंजा आपस में चर्चा करने लगे और ज्यादातर निंजा रयो के फैसले से सहमत होकर उसकी तरफ आ गए। मास्टर फूजी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके। बस कुछ 10-12 निंजा ही फूजी के साथ खड़े रहे। ये सब देखकर रयो हताश हो गया और समुराई लीडर दाइसुके की तरफ देखा। दाइसुके ये देखकर मुस्कुराया और अपनी समुराई भाइयों की तरफ सर हिलाकर इशारा किया। इशारा पाते ही सारे समुराई अपनी कटाना म्यान से निकालकर उन निंजाओं की तरफ बढ़ गए जो रयो के फैसले के खिलाफ थे। उसी वक्त इंडिया में गाड़ी से पुलिस फोर्स बाहर आई और सभी पुलिस अधिकारी अपनी अपनी गन गाड़ी के सामने पॉइंट करके खड़े हो गए। वे किसी भी समय कार पर फायर करने के लिए तैयार थे। अपने आप को सामने से सरेंडर कर दो, वरना हमें मजबूरन तुम पर फायरिंग करनी होगी। तभी बुगाटी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। लंबे घने बाल, गोल चेहरा, उस पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थी। उसने व्हाइट जैकेट के अंदर ब्लैक टॉप और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने अपने गॉगल्स उतारे। उसका चेहरा देखकर सब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। जोरो ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है, उसने अपने चेहरे के मुस्कान को छुपाया। एक इंस्पेक्टर उस लड़की को देख पहचान गया। वो अपने बड़े अधिकारी के पास आया। सर, ये लड़की निधि रायजादा है, हंसराज रायजादा की बेटी। हंसराज रायजादा का नाम सुनते ही वो अफसर सकपका गया। हंसराज रायजादा का नाम दिल्ली के ही नहीं पूरे देश के टॉप 10 बिलियनियर बिजनेसमैन में से एक था। निधि रायजादा हंस रायजादा की इकलौती बेटी थी। कॉलेज का हर लड़का निधि को अपना बनाना चाहता था। सभी पुलिस ऑफिसर ने अपनी अपनी गन नीचे रख दी। एक ऑफिसर निधि के पास आया। मिस रायजादा, आप ये कैसे कार चला रही थी? आपने 8 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल तोड़े हैं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और हमें आपकी कार को सीज करना होगा। ये सुनकर निधि ने अपना हैंडबैग लिया और उसमें से नोटों के 4 बड़े बड़े बंडल निकाले। पुलिस ऑफिसर ने देखा कि हर एक बंडल 500 के नोटों का था। पुलिस ऑफिसर इस बंडल को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे, बिना गाड़ी सीज किए कहाँ जा रहे हैं? कार को सीज करो। ऑफिसर ये सुन आश्चर्य में पड़ गया। निधि के जोर देने पर पुलिस ने उसकी कार को सीज कर लिया। दूर से ये सब जोरो देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने अपनी कार को जानबूझकर सीज क्यों करवाया। निधि उनकी तरफ ही आ रही थी। तभी निधि और जोरो की आंखें मिली। जोरो की आंखों में एक सवाल था। अंजलि निधि के पास आई और गले मिली। फिर उसने वही सवाल किया जो जोरो के मन में चल रहा था। निधि, एक बात बता, तूने जानबूझकर कार को क्यों सीज करवाया? कार मेरी नहीं, डैड की थी। लगता है आज फिर से तुम्हारा अपने डैड से झगड़ा हुआ है। निधि ने हाँ में सर हिलाया। उसने फिर से जोरो की तरफ देखा। अरे, ये कोरियन कौन है? अंजलि कुछ कहने ही जा रही थी कि जोरो खुद बोल पड़ा। मैं जापानी हूँ। निधि जोरो की हिंदी सुनकर चौंक गई। उसने अंजलि की तरफ आश्चर्य से देखा। अंजलि मुस्कुरा रही थी। तुझे पता है, ये सामने से रैगिंग करवाना चाहता था। दोनों इस बात पर हंसने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? जोरो, जोरो ताकाहाशी। वन पीस वाला। वो तो रोरोनोआ जोरो है। एक मिनट, आप भी एनीमे देखती हो? हाँ, क्यों? निधि ने जोरो की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अरे,
वो लड़की एनिमे नहीं देखती ना, उन्हें ये सब कार्टून लगता है, इसलिए। जोरो आगे कुछ कहने जा ही रहा था, पर निधि के चेहरे पर गुस्सा देख चुप हो गया। हेलो मिस्टर, लड़कियां नहीं देखती से क्या मतलब? हम लड़कियां भी एनीमे देखती हैं। एक तो लड़कियों के देखने से सारी लड़कियां एनिमे देखती हैं, ये जरूरी नहीं। तुम लड़कियां तो पर्पल लवर होती हो ना, इसलिए तो मुझे भी कोरियन समझ रही थी। जोरो ने ये कहते हुए मुंह बनाया। जोरो की बात सुनकर निधि चिढ़ गई और उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वहां प्रोफेसर चौधरी आ गए और जोरो बच गया। सभी स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर चौधरी को गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग गाइस। तुम वही जापानी स्टूडेंट हो ना, जिसने माइग्रेशन प्रोग्राम के चलते यहाँ एडमिशन लिया है? यस सर। वेलकम टू हंसराज यूनिवर्सिटी। बाय द वे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें हमारे डीन शर्मा बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। जोरो प्रोफेसर चौधरी के पीछे चल दिया। निधि गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं इन सबसे थोड़ी ही दूर एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो यहीं पर है।